हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ। एक्ट है हमारा क्रिमिनोलॉजी। कोड है 4004। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी जो आने की संभावना है 10 नंबर में बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, और कभी कभी यह 5 नंबर में आ जाता है और इसकी जो संभावना है आने की वो 50-50% रहती है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। दूसरी बात, संभावना इसकी 90% रहती है कि ये 10 नंबर में आए और 10% संभावना रहती है कि ये 20 नंबर में आए। ये भी बात है, ठीक है। और 5 नंबर में इसकी टिप्पणी आ सकती है, ठीक है, या इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं या आपसे इसका अर्थ पूछ सकते हैं 5 नंबर में, जिसे हिंदी में डेफिनेशन यानी परिभाषा बोलते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को हमारे क्रिमिनोलॉजी के PDF नोट्स चाहिए, आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे परचेज कर सकते हो। आपसे अनुरोध है, प्लीज कॉल ना किया करें। अगर आप कॉल करते हो तो कॉल का जो समय है सुबह 10 AM से शाम 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, 8 बजे तक। क्वेश्चन है हमारा 9। दंड की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? दंड की परिभाषा दीजिए, दंड के उद्देश्य, औचित्य को बताइए। अपराध शास्त्र और अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और दंड विधि में परस्पर क्या संबंध है? तीनों के संबंध भी हमें बताइए। सबसे पहले देखते हैं दंड का अर्थ। एक्सप्लेन करने वाली इसमें कोई बात नहीं है, सिंपल और साधारण चीजें हैं। दंड अपराधों के निवारण का एक शक्तिशाली साधन है। दंड जो होता है, सजा जो होती है अपराधों के निवारण के लिए, मतलब जब हम किसी अपराधी को दंड देंगे वो डरेगा और अपराधों में कमी आएगी। तथा अपराधियों को दंडित करना राज्य का प्राथमिक कार्य है। दूसरी बात, एक तो दंड इसलिए दिया जाता है कि अपराधी को सजा मिले, अपराध किया है और उससे नए अपराधी ना उत्पन्न हो। दूसरा, दंड देना किसी अपराध में राज्य का प्रथम कर्तव्य है। दंड अपराध नियंत्रण के लिए दिया जाता है। दंड शास्त्रियों द्वारा दंड के उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दंड शास्त्री जो हैं उनके द्वारा जो दंड हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे अपराधियों में कष्ट और पीड़ा का भय जागृत होने से, आपराधिक कार्य से दूर रहें या उन्हें कारागार में रखकर समाज में पृथक किया जाना हो। यहां पर दो चीजें बताई गई हैं, कष्ट और पीड़ा। जब किसी व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को दंड दिया जाता है और दंड ऐसा हो जो कष्ट और पीड़ादायक हो, तो उससे क्या होता है, जागृत होते हैं और अन्य आपराधिक, उससे आपराधिक कार्य में क्या होती है, रोक उत्पन्न होती है। दूसरा, उन्हें कारागार में रखकर, जेल में रखकर अपराधियों की संख्या में कमी होती है और नए अपराधी उत्पन्न नहीं होते। उनके व्यक्तित्व को समाप्त कर दिया जाए या फिर उनमें सुधार परिलक्षित, मतलब कुछ देखभाल करते हुए, थोड़ा उनके बारे में सोचते हुए। परिलक्षित का मतलब होता है देखभाल या थोड़ा बहुत सोचना समझना। परिलक्षित कर उन्हें समाज विरोधी आचरण एक महंगा सौदा है, या फिर जिस व्यक्ति को अपराधी के द्वारा हानि पहुंचाई गई है उसकी संतुष्टि या क्षतिपूर्ति में भी दंड का उद्देश्य निहित है। यहां पर बोला गया है या तो व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाए, उसके व्यक्तित्व को, व्यक्ति को नहीं, उसके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, या उसमें एक सुधार विधि उत्पन्न कर दी जाए, या फिर ये समाज यह कहता है कि जिस व्यक्ति के
साथ अपराध हुआ है, जिसके परिवार के साथ अपराध हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए उसे दंडित किया जाए। ठीक है। दंड का सर्वोपरि उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था को स्थापित करना है। अगर हम किसी अपराधी को दंड नहीं देंगे, जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसके परिवार में या सदस्य के साथ अपराध हुआ है, उससे बदला लेने के लिए भाई जब राज्य या सरकार बदला नहीं लेगी, दंड नहीं देगी, तो वो स्वयं अपराध की दुनिया में कूदेगा और खुद उसका बदला लेगा। इससे अपराध और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अपराधी को दंड देना जरूरी है तथा सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना, शांति व्यवस्था को स्थापित करना। शांति व्यवस्था कब स्थापित होगी? जब अपराधी पक्ष संतुष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दंड की परिभाषा, जैसा कि मैं 2-3 वीडियो में बता चुका हूं, अपना क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी अपराध शास्त्र को याद करने का सबसे आसान तरीका और इसमें अच्छे नंबर लाने का सबसे आसान तरीका है, सदरलैंड के पाम पकड़ के बैठ जाओ। सदरलैंड इसकी रीढ़ की हड्डी है अपराध शास्त्र की। सदरलैंड की डेफिनेशन तो आप जरूर ही याद कर लेना, कहीं ना कहीं आपकी सटीक बैठेगी। दंड में कष्ट या पीड़ा निहित रहती है, जो समुदाय को सामाजिक मूल्य द्वारा न्यायोचित मानी जाती है। जो दंड रहता है, जो सजा रहती है, उसमें कष्ट और पीड़ा होती है और जो समाज की दृष्टि से सही है। सेठना के अनुसार दंड एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना या निंदा है, जिसमें शारीरिक पीड़ा का होना या पहुंचाना आवश्यक नहीं है। सेठना ने इसके विपरीत एक डेफिनेशन दी है, वो कहते हैं दंड एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना या निंदा है। मतलब जब कोई व्यक्ति जेल चला जाता है तो वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से पीड़ित हो जाता है, प्रताड़ित हो जाता है। तो उसे और ज्यादा कष्ट देना, पीड़ा देना, ये कुछ नहीं है। ये क्या है? अमानवीय व्यवहार है। क्या है? सिर्फ अमानवीय व्यवहार है, अत्याचार है। भाई आदमी जेल के नाम से ही जेल में चला गया या जेल के नाम से ही उसके शारीरिक और मानसिक क्षति हो जाती है। और तीसरी कौन सी क्षति होती है जो महत्वपूर्ण होती है? सामाजिक, यानी जो मानहानि होती है। तो इससे ज्यादा क्या क्षति करोगे? कष्ट और पीड़ा देना तो ये अमानवीय और अत्याचार हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दंड का औचित्य। प्राचीन काल में किसी न किसी रूप में दंड की व्याख्या का समर्थन किया जाता रहा है, भले ही इसकी मात्रा एवं प्रकृति के बारे में भिन्न भिन्न मत रहे हों, किंतु इसका औचित्य सदैव स्वीकार किया जाता रहा है। मतलब दंड का औचित्य यानी ये जो दंड है प्राचीन काल से ही दिया जा रहा है, चाहे इसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो या दंड के प्रकार कुछ भी रहे हो। ठीक है, वो अलग बात है किस प्रकार से दिया जाता है, क्या क्या दंड होते हैं, किसको कौन से दंड मिलने चाहिए या नहीं, ये दूसरी बात है। लेकिन जो दंड की विधि है, जो दंड दिया जा रहा है, ये प्राचीन काल से ही चल रहा है। इसमें समय समय पे मतभेद हो सकते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन दंड की जो प्रक्रिया है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। दंड के उद्देश्य नंबर 1, इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक एकता, शांति और व्यवस्था की सुरक्षा करना। दूसरा, अपराधों का निवारण करना। तीसरा है अपराधों को अपराध की पुनरावृत्ति से रोकना, मतलब एक अपराधी द्वारा कोई अपराध ना करे, उससे रोकना। अपराधियों को प्रायश्चित और पश्चाताप का एहसास कराना, जो अपराधी हैं उसे यह एहसास कराना कि मेरे द्वारा गलती हुई है। समाज विरोधी तत्वों को भय उत्पन्न कराना, जो समाज के विरोधी हैं, जो अपराधी हैं, समाज को नहीं मानते, विधि को, प्रशासन को नहीं मानते, उनको एहसास दिलाना। प्रतिशोध और आहत व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना, जिसको क्षति हुई है प्रतिशोध की, जिसके मन में भावना हो उत्पन्न है, उसकी भावनाओं को संतुष्ट या शांत कराना। भाई वो कैसे होगी? भाई किसी के भाई को
किसी की पत्नी को, किसी के बच्चे को या उसे स्वयं को परेशान किया गया है, तो वो प्रतिशोध या आहत उस व्यक्ति का कब होगा? जब दूसरे वाले अपराधी व्यक्ति को दंड मिल जाएगा। अन्य व्यक्तियों को अपराध से दूर रखना, और दूसरा, अपराधी के साथ रहकर कोई व्यक्ति अपराधी ना बन जाए इसलिए उसे दूर रखना। अपराधी का सुधार करना, और सबसे लास्ट में क्या है? अपराधी को जेल में इसलिए ही नहीं डाला जाता कि उसे दंड दिया जाए, कष्ट दिया जाए, बल्कि अपराधी को जेल में इसलिए भी डाला जाता है कि वह सुधर जाए। ठीक है। कांट की परिभाषा, नैतिक विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देना आवश्यक है। ये कौन कहते हैं? कांट कहते हैं। बेंथम के अनुसार, इसमें से कोई एक डेफिनेशन लिख देना, कभी आप सारी लिखने की कोशिश करो, इसमें इसलिए ऐड कर दी है कि आपको जो अच्छी है, उचित लगे वो कर लेना, और 99% बच्चे इसको लिखेंगे मेरी तरफ से। 1% ऐसे होंगे जो इसकी तरफ जाएंगे। व्यक्ति शारीरिक, आर्थिक या भौतिक सुख की लालसा से प्रेरित होकर आपराधिक कार्य करता है तथा दंड इस कार्य से होने वाले संभावित दुख का प्रतीक है। अपराध व्यक्ति क्यों करता है? शारीरिक, आर्थिक या भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अपराध करता है, और उस अपराध के बदले में उसे जो दंड मिलता है वो उसका रूप है। ठीक है, वो उसे मिलेगा ही। कहते हैं जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। ठीक है। अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र तथा दंड विधि में परस्पर संबंध हैं। वो क्या है बताइए? अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र तथा दंड विधि में परस्पर इतना घनिष्ठ संबंध है कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता। देखो, इन तीनों में क्या संबंध है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब बता देते हैं आपको। अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र, दंड शास्त्र और दंड विधि, तीनों का एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप समझ जाना। 1 2 3। अपराध शास्त्र यह ये देखता है कि अपराध क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, इन सब की जांच पड़ताल करके अपराध शास्त्र बनाता है। दंड शास्त्र, इसमें क्या है? दंड की प्रक्रिया बताते हैं कि दंड मतलब इस अपराध के लिए क्या दंड होना चाहिए। ठीक है, कैसे दंड दिया जाना चाहिए, ये बस यहाँ पे नीति टाइप होती है और यहाँ पे लागू किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखने अपराध क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब देखते हैं। यहाँ दंड शास्त्र, यहाँ पे विधि बना रहे हैं कि दंड कैसा हो, किस प्रकार से हो, किस प्रकार से पीड़ा होनी चाहिए, या किस प्रकार से सुधार होना चाहिए, निवारण होना चाहिए। और ये क्या है? अंजाम दे रहे हैं उस सब चीज को कि दंड है, ये तो बस इनका काम है पेलना, पकड़ना, जेल भेजना, कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता। दंड के निर्धारण का आधार मुख्यतः अपराधों की प्रकृति तथा कारणों पर निर्भर करता है, जिसका प्रवर्तन यानी लागू होना दंड विधि के माध्यम से किया जाता है। जैसे मैंने बताया है, प्रवर्तन यानी लागू होना दंड विधि पर निर्भर करता है। तीनों का अलग अलग कार्य है, और उम्मीद करता हूं अगर इन तीनों में ज्यादा अंतर बूझेंगे तो आप तीनों के कम से कम 5 5 6 से अंतर लिख के आ सकते हो, क्योंकि जितना मैंने आपको ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, उससे मुझे लगता है कि आप इसके 5 5 6 से अंतर अपनी तरफ से करके जा सकते हो। प्रोफेसर सेलिन के कथानुसार अपराध शास्त्र का उद्देश्य है विधि निर्माण, विधि की अवज्ञा तथा विधि उल्लंघन के दुष्ट परिणामों का विधि की प्रभावशीलता की दृष्टि से क्रमबद्ध अध्ययन करना है, तथा साथ ही यह देखना भी है कि दंड विधि अपराधों का नियंत्रण करने में कहां तक सफल रही। ये कौन कहते हैं? प्रोफेसर सेलिन। और ये जो प्रोफेसर सेलिन की हमने जो डेफिनेशन लिखी है,
आपको समझने के लिए लिखी है, आपको पेपर में नहीं करनी है, पेपर आपका यहीं पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अगर सेलिन की परिभाषा अगर इस पे चला जाए कि प्रोफेसर सेलिन ने क्या कहा है या प्रोफेसर सेलिन से आप क्या समझते हो, तो ये लिख देना। एक क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूं यह एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और देखो